आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस का 2024 का जो पेपर है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले के जो 1 से लेकर 29 तक के जो क्वेश्चन है इसका मैंने आंसर अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हो। बोर्ड एग्जाम से पहले जितने भी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो इस तरीके से बस हल्की बहुत इनकी लैंग्वेजेस चेंज होती हैं, तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन पीवाईक्यू क्वेश्चन को जरूर लगाएं। तो आज हमें जो स्टार्ट करना है, ये हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 30 से। ठीक है, 1 से लेकर 29 तक मैंने पहले अपलोड कर दिया है। जो ये वाला जो सेट है 2024 का सेट 1 है, तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक अपनेपन की भाव पैदा की। कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई इसने लोगों के अंदर एक सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा की। ठीक है, ये इस तर्क की हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए आप इस चीज को आप किस तरीके से इसका आंसर लिख सकते थे। देखिए मैंने इस आंसर को छोटे छोटे पॉइंटों में बना के लिख रखा है। इस तरीके से छोटी छोटी आप इसकी व्याख्या करके आप इनका आंसर लिख सकते हो। इस तरीके से आपको इसमें से 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए, और ये कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट कई बार हो रखा है, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी ये रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हो कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी लोग हैं उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए, या फ्रांसीसी क्रांति की वजह से कौन कौन से ऐसे काम हुए जिससे सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा हुई लोगों के अंदर। तो इसमें पहला था पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया। ठीक है, इस ऐसे विचारों ने संयुक्त समुदाय पर बल दिया। संयुक्त समुदाय का मतलब होता है हम एक ही राष्ट्र के लोग हैं, हम एक ही देश के नागरिक हैं, ये कहता है संयुक्त समुदाय। तो जब लोगों के अंदर संयुक्त समुदाय की बात आएगी तो उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत होगी। इसके अलावा शहीदों का गुणगान किया गया। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई जो उसमें शहीद हो गए उनका बड़े स्तर पे गुणगान किया गया, ताकि लोगों को याद रहे कि इन लोगों ने हमारे आज़ादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने शहादत दी है। इसके अलावा फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। फ्रांस के अंदर बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, तो क्षेत्रीय भाषाओं से राष्ट्रवाद को कभी जागृत नहीं किया जा सकता। एक कॉमन भाषा होना चाहिए जो हर व्यक्ति समझ सके। तो जो फ्रेंच थी इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया कि पूरे राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र पूरे देश की जो भाषा होगी वो फ्रेंच भाषा होगी, और इस तरह की जो फ्रेंच भाषा थी ये हर व्यक्ति समझ सकता था। तो इस तरीके से इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। इससे लोग क्या होंगे, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत बहुत जल्द होगी। इसके अलावा नेशनल असेंबली का जो चुनाव अब सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाने लगा। इससे पहले जो राजा था तो राजा होता था तो किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता था, लेकिन जो नेशनल असेंबली है, जो फ्रांस की संसद है, उसका भी इलेक्शन होगा, वो भी सक्रिय नागरिकों द्वारा। हालांकि जो सक्रिय नागरिक होते थे वो अमीर लोग होते थे। ठीक है, जो अपने मजदूरी का कुछ वेतन इस नेशनल असेंबली को दे देता था वो सक्रिय नागरिक बन जाता था, और इस सक्रिय नागरिक में महिलाओं की कोई जगह नहीं थी। तो छोटे स्तर पे ही एक ये प्रयास किया गया, लेकिन इसको तो प्रयास किया गया कि नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होगा वो सक्रिय नागरिकों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया जाएगा। मतलब ये फ्रांस है तो फ्रांस के अंदर एक सरकार होगी और वो सरकार ही पूरे देश को चलाएगी। ठीक है, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका प्रशासन, राजनीतिक सारी चीजें को। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, और इसके अलावा नया राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया। तो ये वो चीजें हैं जिसने फ्रांसीसी लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया। इन्होंने सामूहिक अपनेपन की भावना को जागृत किया लोगों के अंदर। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी इसकी व्याख्या कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको इसमें 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं। देखिए इसी का अथवा में है क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर में है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्गों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। कि जो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसने पूरे यूरोप में जो शिक्षित अभिजात वर्ग है, इस अभिजात वर्ग के अंदर राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। इस कथन की हमें व्याख्या करनी है। तो देखिए हमें किस तरीके से हम इसका व्याख्या कर सकते हैं। देखिए इसका आप आंसर इस तरीके से लिख सकते थे कि 15वीं शताब्दी से ही जो यूनान है इस पे ओटोमन साम्राज्य कब्जा था। अब यूनान जो था वो ईसाई देश था। ठीक है, यहाँ के जो जो लोग हैं वो ईसाई हैं। इसके अलावा जो ओटोमन साम्राज्य है ये मुस्लिम है। ठीक है, मतलब इस पे इस्लाम धर्म को मानने वाले इस एक शासक है। तो जो मुस्लिम है, सॉरी, जो ओटोमन साम्राज्य ये मुस्लिम साम्राज्य है, और जो यूनान है ईसाइयों का देश है। तो इस तरीके से क्या है, 15वीं शताब्दी से ये देखने को मिल रहा है कि जो यूनान है ये इस पे कब्जा है ओटोमन साम्राज्य का। अब होता क्या है, अब यूरोप में क्रांति जो है, यूरोप में कई सारी क्रांति हुई, जैसे फ्रांसी क्रांति हुई। इस तरह से यूरोप में अलग अलग
टाइम पे क्रांतियां होनी प्रारंभ हो गई। तो इन्हीं यूरोपीय क्रांतियों से प्रेरणा लेकर भी 18 यूनान में भी 1821 से ही ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ हो जाती है, यहाँ पे विरोध प्रारंभ हो जाता है। और ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था और यूनान एक ईसाई, जो यूनान के लोग थे वो ईसाई बहुसंख्यक थे। तो यही रीजन रहता है कि जो पश्चिमी यूरोप है, जो तो पश्चिमी यूरोप से यूनान को पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा था, क्योंकि यूनान यूरोप की पुरानी सभ्यता का केंद्र बिंदु था। कहने का मतलब यह है कि जो यूनान है ये तो ईसाइयों का देश है, इस पे ओटोमन साम्राज्य का कब्जा है, तो पूरा पूरा पश्चिमी यूरोप ये चाहता था कि यूनान एक स्वतंत्र देश बन जाए। ये ऐसा इसलिए भी चाहते थे क्योंकि जो यूनान था ये पूरे पूरे यूरोप का जो सभ्यता की जो केंद्र बिंदु माना जाता था। सभ्यता का केंद्र मतलब कि जो यूरोप की जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो यूनान में ही पनपी, ठीक है, यहीं पे इनका जन्म होता है। अब अगर मान लेते हैं बहुत लंबे टाइम तक ओटोमन साम्राज्य का इस पे कब्जा होगा, तो यहाँ पे जो इनके जो शासक हैं ये जबरन यहाँ का धर्म परिवर्तन करवाएंगे और यूनान को भी एक मुस्लिम देश बना देंगे, और इस तरीके से उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को हानि होगी, नष्ट हो जाएगी। तो इन सब को देखते हुए क्या है, पूरे पूरे पश्चिमी यूरोप के अंदर जो शिक्षित अभिजात वर्ग है, ठीक है, जो शिक्षित पढ़ा लिखा जो वर्ग है, उनके अंदर एक ये भावना थी कि हमें क्या करना है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। और यही रीजन रहता है कि पूरे पश्चिमी यूरोप से यूनान को समर्थन मिलता है, ठीक है, चाहे वो सैन्य रूप से हो, इसके अलावा आर्थिक रूप से हो, तो हर रूप से क्या है यूनान को जो पश्चिमी यूरोप है इसका समर्थन देता है। और यूनान के जो राष्ट्रवादी लोग हैं इन्होंने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विरोध करने में, पश्चिमी यूरोप का समर्थन करने में सफल भी रहे हैं। और इसी प्रकार से 1832 के अंदर कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और इससे यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते थे, ठीक है, बहुत मुश्किल बनी है, थोड़ा सा बस आपको देखने की जरूरत है, और इस तरीके से ये भी आप अच्छे से आंसर इसकी आप व्याख्या कर सकते थे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि देश के आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग की भूमिका बतानी है। विनिर्माण उद्योग मतलब फैक्ट्रियों का क्या योगदान है। जो दूसरा क्षेत्रक है, हमने 2-3 क्षेत्रक पढ़ा है ना, तो उसमें से जो दूसरा क्षेत्रक है इसकी क्या भूमिका रही है देश के आर्थिक विकास में। तो देखिए आप इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अब जो विनिर्माण जो उद्योग है इससे देश की आर्थिक मतलब किस प्रकार से देश जो है आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो होता क्या इससे, अगर देश के अंदर जो दूसरा क्षेत्र है विनिर्माण जो उद्योग है अगर ये बढ़ता है तो इससे कृषि का आधुनिकीकरण होगा, ठीक है, जैसे दूसरा क्षेत्र बढ़ेगा मतलब उद्योग वाला क्षेत्र बढ़ेगा तो ट्रैक्टर जैसे जो मशीनें हैं इन ये मतलब सस्ती मिलेगी, और इस तरीके से जो आम किसान है वो भी इनका उपयोग करके खेती अच्छी प्रकार से कर सकता है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक वगैरह भी ये फैक्ट्री में बनते हैं, तो जब दूसरा क्षेत्र बढ़ेगा तो ये सारी चीजें बढ़ेंगे, इससे कृषि का आधुनिकीकरण होगा, बेरोजगारी कम होगी, गरीबी में कमी आएगी, ठीक है, अगर उद्योग बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इस प्रकार से गरीबी में कमी आएगी, बेरोजगारी में कमी आएगी, देश का विकास होगा। इसके अलावा क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद मिलेगा। अब इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि होता क्या है, अगर हम एक देश को देखें ना तो एक देश के अंदर जो मुख्य शहर है ये यहीं पे क्या होता है, सारी की सारी फैक्ट्री वगैरह स्थापित होती हैं। अगर बड़े स्तर पर मान लेते हैं देश के अंदर उद्योग लग रहा है तो इससे ये देखने को मिलेगा जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे भी ये उद्योग पहुंचेंगे, और इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र जो पिछड़ जाता है विकास की दृष्टि से, तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है अगर वहां पे भी उद्योग लगने लगेगा तो इससे जो क्षेत्रीय असमानता ये कम होगा, ठीक है, क्योंकि जो शहर होते हैं ज्यादा समृद्ध होते हैं, गाँव वो पिछड़े हुए होते हैं, तो अगर गांव में भी फैक्ट्री वगैरह लगने लगेंगे तो गांव भी समृद्ध होंगे। तो इस तरीके से जो क्षेत्रीय असमानता है इसको हम दूर कर सकते हैं, इससे भी देश का विकास होगा और भी अच्छे प्रकार से विकास होगा। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होगा, ज्यादा फैक्ट्री लगेंगी, ज्यादा उत्पादन होगा तो व्यापार भी ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार देश के अंदर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमने देख लिया। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी अथवा में है कि औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को बचाने के लिए उठाए गए किन्हीं 5 कदमों की व्याख्या करना है। किस किस तरीके से हम स्वच्छ जल को बचा सकते हैं, देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये रहा बी का, तो जल का पुनः उपयोग मतलब एक बार जैसे जो फैक्ट्री में जल चला गया तो ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके वापस उसे नदियों में फेंक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पुनः उपयोग है, जितने बार 2 बार 3 बार जितने बार संभव हो आप उस पानी का उतने बार यूज उसी पानी को कर लो। तो इससे क्या होगा, इससे जो ज्यादा से ज्यादा पानी जो यूज होने वाला है वो कम से कम पानी यूज होगा, एक ही तरीका है। इसके अलावा जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षा जल संग्रह का उपयोग किया जाए, ठीक है, जो वर्षा का पानी है उसको संग्रह किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। इसके अलावा उद्योगों का जो जल है वो नदियों में प्रवाह करने से पहले उसका शोध किया जाए, मतलब उसे इसमें से जो भी हानिकारक जो केमिकल वगैरह है
प्लास्टिक है, कूड़ा कचरा है, उनको आप साइड कर लो और फिर जो पानी है उसको आप नदियों में बहा दो। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा फैक्ट्री से निकलने वाला जो गर्म पानी है आप उसको ठंडा करके ही नदियों में बहाए। ऐसा नहीं कि जो फैक्ट्री में गर्म पानी जो पानी यूज किया है आप उसको डायरेक्ट उसको नदियों तक बहा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गर्म पानी होता है ये भी एक जल प्रदूषण का कारण होता है। तो पानी को ठंडा करके क्या हो नदियों में बहाया जाए। इसके अलावा फैक्ट्री में नदियों के जल का सीमित मात्रा में उपयोग होना चाहिए, ठीक है, मतलब जितना जरूरत हो उतनी ही मात्रा का उसका उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा नदियों का पानी फैक्ट्री में यूज नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो नदियों का जल है वो ज्यादा मात्रा में खराब होने को देखने को मिलता है। तो ये तरीका है जिनके आधार पर हम क्या है हम स्वच्छ जल को बचा सकते हैं औद्योगिक प्रदूषण से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 हमने कर लिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। ये पूछ रखा है कि सामाजिक विविधता में सामंजस्य के लिए लोकतंत्र के महत्व का विश्लेषण करें। ये वाला जो चैप्टर है तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हर बार क्या है इस वाले चैप्टर से ये पॉलिटी का लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, ठीक है। इसमें केवल 5 टॉपिक है और 5 टॉपिक में से पांचों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है और 5 नंबर में ही आता है, ठीक है। तो उसी में से देखो एक क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है वैसे, अथवा में यहाँ पे 2 क्वेश्चन उसी चैप्टर से हैं, ठीक है। और यहाँ से 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ना यहाँ से 1 नंबर का आता है ना ही 3 नंबर का आता है, केवल यहाँ से 5 नंबर का ही आता है। आप इसको करके जरूर जाना, ठीक है। इस चैनल पे मैंने उस चैप्टर को अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। मैंने कम टाइम में उसको आपको रिवीजन करवा दिया है। इसके अलावा देखते हैं अब इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं कि जो सामाजिक विविधता में सामंजस्य। अब इसका मतलब सामंजस्य का मतलब बराबरी स्थापित करना। सामाजिक विविधता मतलब जैसे अलग अलग जाति और धर्म के लोग हैं तो उनके बीच जो बराबरी स्थापित करने में लोकतंत्र का महत्व क्या है, लोकतंत्र किस प्रकार से महत्व निभाता है। तो इसका देखते हैं किस प्रकार से मान से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32वां है ना। देखिए आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते थे जैसे कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से यह उम्मीद करना उचित होगा कि वह सद्भावनापूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। हम ये जो लोकतंत्र है लोकतंत्र व्यवस्था से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो हमें क्या है सद्भावना पूर्वक सामाजिक जीवन उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। सद्भावना पूर्वक का मतलब होता है जहाँ पे कोई किसी प्रकार की हिंसा वगैरह लड़ाई भेदभाव वगैरह चीजें ना देखने को मिले, ये हम लोकतंत्र से उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो बेल्जियम में क्या है विभिन्न जाति समूह के बीच सफलतापूर्वक सामाजिक सामंजस्य स्थापित हुआ है, ठीक है। बेल्जियम के अंदर फ्रेंच थे डच थे तो उनके बीच भी क्या है उन्होंने सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित देखने को मिलता है। उन्होंने सही प्रकार से निर्णय लिया, वहां पे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई और सारी चीज अच्छी प्रकार से देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदता को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन तनाव के विस्फोटक या हिंसक होने की संभावना कम होती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं ये क्या करती हैं इनके अंदर जो प्रतिद्वंदिताएं हैं जो भी मतलब कमियां वगैरह रह रही हैं ये अपने आप संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेता है। मतलब लोकतंत्र के अंदर जो भी कमियां वगैरह रह रही हैं ये इन कमियों को धीरे धीरे दूर कर लेता है, उन कमियों को संभाल लेता है। ऐसा नहीं है कि उसको दबा देता है, ठीक है, क्योंकि जो उसको दबा देना लोकतंत्र में कमियों को दबा देना कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हिंसा भड़क सकती है। तो लोकतंत्र ऐसा नहीं करता है, लोकतंत्र में जो भी कमियां हैं प्रतिद्वंदिताएं हैं उसको धीरे धीरे वो कम कर लेता है, उसको समझता है और उसको कम कर लेता है। यही एक तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं जो इससे क्या होगा इससे जो तनाव वगैरह जो आने वाले टाइम में जो तनाव वगैरह जो पैदा होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं। ये इसका आंसर लिख सकते हैं आप। इसके अलावा कोई भी जो समाज होता है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को पूरी तरह और स्थायी रूप से हल नहीं कर सकता। समाज में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं तो अगर अब कोई देश चाहे कि पूरी तरीके से संघर्ष को खत्म कर दे तो ये संभव नहीं है, पर क्या कर सकता है इन मतलब उन संघर्षों को कम से कम किया जा सकता है और जो विविध है इनका आदर करना सीखना होगा। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था ये सीखती भी है कि उनको पता है कि बात की समाज के अंदर जो भी संघर्ष वगैरह है ये पूरी तरीके से और स्थायी रूप से खत्म तो नहीं होगा, हाँ लेकिन कम तो किया जा सकता है। और इसी चीजों को वो समझती भी हैं और विविधों को जो विभेद है इनका आदर करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये इनका आदर विविधों का आदर करने का मतलब ये है कि जो भी मतलब यहाँ पे कमियां वगैरह हैं या फिर जो भी विविधों का मतलब यहाँ पे इस प्रकार से है कि जितने भी जो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं इनको पता है कि इनका आदर और सम्मान करना जरूरी है और ये लोकतंत्र में ही होता है, गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा लोकतंत्र बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर लेता है।
ठीक है, हिंसा करने से अच्छा है बातचीत करके चीजों को सुलझा लेना। इसके अलावा सामाजिक मतभेदों, विभाजनों, टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण रहा है। और जो बहुसंख्यक है ये अल्पसंख्यकों के साथ काम करते हैं और लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा संचालित करने के लिए प्रक्रिया विकसित करता है जो समानता स्थापित करती है। तो इस तरीके से क्या हमें देखने को मिलता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं ये विविधता में सामंजस्य स्थापित करती हैं, और ये लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण विश्लेषण है। ठीक है, मतलब इसमें महत्वपूर्ण एक कारक है, महत्वपूर्ण एक विशेषताएं है। तो लोकतंत्र इस प्रकार से विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करती है। आप इनको इस प्रकार से देख सकते हो। अगला है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी में अथवा वाले में है कि गरीबी और असमानता को कम करने में लोकतंत्र का महत्व बताना है कि लोकतंत्र में गरीबी और असमानता कैसे कम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 32वें का बी देखिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सरकारें हैं ये योजना के माध्यम से गरीबी और असमानता को कम करने का प्रयास करती हैं। सरकार आरक्षण का प्रयोग करके गरीबी और पिछड़े वर्ग के उत्थान का प्रयास करती है, आरक्षण का प्रयोग करके। ठीक है, कि कुछ वर्गों को आरक्षण देकर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। इसके अलावा बहस और चर्चा के माध्यम से निर्णय पर सरकार पहुंचती है और इसीलिए गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसके अलावा सरकार देश के अंदर आय में असमानता को कम करने के लिए लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जो सरकार होती है हर रूप से प्रयास करती है कि जो देश के अंदर गरीबी और जो असमानता है उसको कम से कम किया जा सकता है। आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 33। देखिए 33वां ये कह रहा है कि जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की आवश्यकता, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो असंगठित क्षेत्र है इसमें श्रमिकों के संरक्षण की आवश्यकता है। अब क्यों आवश्यकता है इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो होता क्या, देखिए आप इसके आंसर को इस प्रकार से लिख सकते थे कि जो असंगठित क्षेत्र है इसमें श्रमिक कानूनों का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में जो लोग हैं लोगों को कम वेतन दिया जा रहा है और ज्यादा काम के घंटे हैं, मतलब काम ज्यादा करवाया जा रहा है, वेतन कम दिया जा रहा है, इस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है। जो श्रमिक कानून है ठीक प्रकार से लागू नहीं हो रहा, इस प्रकार से इनका शोषण हो रहा है। लोगों के पास रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे लोग हैं इनकी नौकरी कब चल जाए किसी को कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, लोगों को किसी भी प्रकार का कोई अवकाश नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है छुट्टी कर लेता है उसके पैसे काट लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से लोगों का शोषण हो रहा है असंगठित क्षेत्र में। यही रीजन है कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है उनका संरक्षण करना एक सामाजिक और एक आर्थिक रूप से न्याय संगत एवं समावेशी विकास का महत्वपूर्ण कारक है। अगर मतलब आर्थिक विकास करना है, न्याय संगत और समावेशी विकास करना है तो उसमें श्रमिकों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33 का हमने ये देख लिया। इसके अलावा जो इसका बी है लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना है। सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो निजी क्षेत्र के इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। तो बिल्कुल इसका आंसर आप मतलब ऐसे भी लिख सकते हो कि अब होता क्या है, जो भी निजी क्षेत्र है निवेश ही इसलिए करते ताकि उनको लाभ हो। वो ऐसी जगह निवेश करती जहां उनको सस्ता श्रम मिल जाए, परिवहन व्यवस्था मिल जाए, कच्चा माल मिल जाए। ठीक है, वो ये नहीं देखती किसी का लाभ होगा नहीं होगा। इसके अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो प्राथमिक चीजें हैं इनके लिए भी ये अच्छा खासा शुल्क वसूलती हैं इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिए। और भी समाज जैसे दवाइयाँ वगैरह हो गई, तो अगर वो तो दवाइयाँ वगैरह भी जो समाज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बीमार लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उनके लिए भी एक अच्छा खासा ये जो पैसा है ये वसूलती हैं। तो जितने भी जो निजी क्षेत्र है उनका प्रमुख उद्देश्य ही है लाभ कमाना, तो वो जन कल्याण के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 33 का ये है बी। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे देखिए परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवा प्रदान करने की जो जिम्मेदारी होती है निजी कंपनियों के हाथ में होती है। इसके अलावा जो निजी कंपनी होती है ये सेवा प्रदान करने के लिए पैसे वसूलती हैं। निजी कंपनियां वहीं पर अपना कार्यालय स्थापित करें जहां पर उनको सस्ता श्रम, कच्चा माल, पूंजी, परिवहन व्यवस्था इत्यादि मिले। ठीक है, इसके अलावा निजी क्षेत्र शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जो प्राथमिक सुविधाएं इनके लिए भारी रकम वसूलती हैं। और ऐसी कई सारी चीजें जिनका समाज को आवश्यकता है परंतु जो निजी क्षेत्र उन्हें एक उचित कीमत पर ही उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से आप इस एक अच्छे आंसर को लिख सकते थे। इस तरीके से हमने 2024 के अंदर सीबीएसई बोर्ड के अंदर
जो सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है सेट 1 है, उसका हमने 1 से लेकर जो 33 क्वेश्चन है, ठीक है, जो लिखने वाले क्वेश्चन है और मल्टीपल जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब बचा पैसेज और मैप बचा है। और इस तरीके से मैं सोशल साइंस के 10 से 12 जो पीवाईक्यू क्वेश्चन उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर जी आपने इन 10 से 12 पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप ये देखोगे कि फरवरी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें आपको सेम यही क्वेश्चंस आपको रिपीटेड दिखने को मिलेंगे। और सिलेबस चेंज होता नहीं है, चैप्टर वही होते हैं, तो क्वेश्चन भी लिमिट ही होते हैं, बस जो थोड़े बहुत जो लैंग्वेजेस होती है बस यही इनकी चेंजेस हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को जरूर देख लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।